चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के बाद नाउ वी विल बी स्टार्टिंग टुडे डेफिनिट इंटीग्रेशन, और उसके बाद फिर हम लोग एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब नाउ वी नो लाइक हाउ टू सॉल्व इंटीग्रल, सिंपल इंटीग्रल्स, एंड वी हैव सेवरल मेथड टू सॉल्व इंटीग्रेशन। बट नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनिट इंटीग्रेशन। देखिए फर्क ये है बच्चों, जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का टॉपिक है दैट इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला, रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, जितनी ट्रिक्स, जितने रिजल्ट्स पता है वो वहां पे हेल्पफुल होगा, बट डेफिनिट इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है यहाँ पे आप ये जान लें कि प्रॉपर्टीज और इसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको काफी हेल्प करेगी बच्चों। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। सी बेसिकली हम लोगों को पता है कि जल्दी से अगर हम इसे डिफाइन करें, इफ इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स dx is capital F of x plus c, then how do we define the definite integral? So as x goes from a to b, integral of f of x dx will be what? So f of upper limit minus f of lower limit of the variable x of the integral. ठीक है, जो इंटीग्रेशन का आपका वेरिएबल है उसकी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके ये वैल्यू आप इवेल्युएट कर लेंगे। दिस इज हाउ वी डिफाइन डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये इस तरह से हम लोग इसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि वी शुड नो द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। तो यहाँ पे जरा हम लोग प्रॉपर्टीज को थोड़ा जल्दी से जानते हैं, समझते हैं, फिर उन पर आधारित कुछ प्रश्न हम लोग यहाँ पे करना चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लाइक एज एक्स गोज फ्रॉम ए टू बी, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स is same as x goes from a to b, integral of f of t dt. Now what does that mean? That simply means just by changing the variable, just by changing the variable of integral, nothing is going to change, its value is not going to change. आप 0 से पाई बाय 2 साइन x को इंटीग्रेट करें या 0 से पाई बाय 2 साइन t को इंटीग्रेट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, काफी यूजफुल है, बहुत ऑब्वियस है बट काफी यूजफुल प्रूव हो सकती है इन द टाइम टू कम। ठीक, सेकेंड प्रॉपर्टी इज कि अगर हम यहाँ पे लिमिट चेंज कर दें a टू b f ऑफ x dx, अगर इफ वी विश टू इंटरचेंज द लिमिट, दैट मींस लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दें, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दें, तो साइन ऑफ द इंटीग्रल हैज टू गेट चेंज। तो ये साइन चेंज करने मात्र से ये काम हो जाता है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा बच्चों कि जब भी आपको, तो चलिए वो भी यहाँ पे हम लिख देते हैं। जैसे थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके दो इंटीग्रल ऐसे हैं जिनकी लिमिट सेम है, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस या माइनस है आपका इंटीग्रल ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स, दो इंटीग्रल ऐसे हैं तो हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सिंगल इंटीग्रल के फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो टू डेफिनेट इंटीग्रल्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इनटू like in the form of one single definite integral only when their limits match exactly. जब उनकी limits exactly match करें तो हम उन्हें एक single integral के फॉर्म में लिख सकते हैं। छोटी सी प्रॉपर्टी है but it can be quite useful. Third property is, rather fourth one is, अगर इंटीग्रल आपका, देखिए डेफिनेशन में एक पार्ट ये भी है कि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन या किसी भी फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल तभी निकाल सकते हैं व्हेन दैट फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बिटवीन दोस टू लिमिट्स। अगर f(x) आपका एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है a से b में, सिर्फ तभी आप उसका डेफिनेट इंटीग्रल निकाल पाएंगे बच्चों। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कहीं फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाए या फंक्शन अलग अलग फंक्शंस में ब्रेक हो रहा हो किसी पॉइंट पे, तो फिर आप इंटीग्रल की लिमिट को उस पॉइंट पे ब्रेक कर सकते हैं, फिर वहीं से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, so this is again an important property. See, if I just try to apply it on a simple integral like tan of x, अगर tan of x में ये प्रॉपर्टी हम लगाएं from 0 to pi, तो आपको पता होना चाहिए कि tan x फंक्शन जो है, that function is what? That function is like discontinuous function at pi by 2. Rather function is not defined even. tan x फंक्शन आपका pi by 2 पे डिफाइन ही नहीं है बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फिर हमें इस इंटीग्रल को pi by 2 पे ब्रेक करना होगा। तो 0 to pi by 2 tan x, इंटीग्रल ऑफ tan x प्लस pi by 2 to pi इंटीग्रल ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गई आपकी एक और प्रॉपर्टी, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। Now fifth and very very important property, I call it Bahubali type of property, isn't that? The reason is कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूजफुल है।
फॉर इफ आई टेल अबाउट माई सेल्फ, तो आई विल से कि जब भी कोई क्वेश्चन अजीब सा दिखता है इंटीग्रेशन का और नहीं कोई फॉर्म दिख रहा है, तो आई डेफिनेटली ट्राई टू यूज दिस प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हम जरूर एक बार लगाना चाहते हैं, वहां पे प्रयास जरूर करते हैं, ठीक है। एंड द प्रॉपर्टी इज वेरी मोस्ट यूजफुल, मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी। A से b f x dx can be equivalently written as integral from a to b of f of a plus b minus x with respect to x। याद आ गया होगा आपको, ये प्रॉपर्टी आपने अपने एनसीईआरटी सीबीएसई लेवल पे भी सबसे ज्यादा इस प्रॉपर्टी को यूज किया होगा बच्चों, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा, इस प्रॉपर्टी से लेकर एक चीज आप और जान लें कि नॉर्मली व्हेन वी यूज दिस प्रॉपर्टी, ज्यादातर जब हम ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे होते हैं, तो जो इंटीग्रल आपका दिया है उसको अगर हम आई माने, तो ऑब्वियसली जब प्रॉपर्टी यूज किया तो चूंकि इंटीग्रेशन सेम आने वाला है, ये भी और ये भी सेम है, तो वो भी आई होगा। सो आफ्टर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी नॉर्मली वी ऐड बोथ द इंटीग्रल्स विच टू, जो इंटीग्रल आपको दिया है और जो आपको प्रॉपर्टी यूज करने के बाद मिला है बच्चों, ठीक है। तो ये एक स्टेप याद रखिएगा कि नॉर्मली इट हैपेंस दैट व्हेनेवर वी यूज दिस प्रॉपर्टी वी ऐड बोथ द इंटीग्रल्स, द इंटीग्रल व्हिच इज गिवन टू यू इनिशियली एंड द इंटीग्रल व्हिच यू गेट आफ्टर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी बच्चों, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड द सिक्स्थ प्रॉपर्टी, अब उसको आई कॉल इट कटप्पा प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो हमारे लिए एक कटप्पा प्रॉपर्टी है। रीजन ये है कि उसका भी एक कारण है यहाँ पे ये नाम देने का, कि आगे आगे ये प्रॉपर्टी चलती है। तो नॉर्मली अगर एक अच्छा क्वेश्चन है जेई लेवल, एडवांस लेवल का, तो आप पाएंगे कि उस प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद कहीं ना कहीं आपको बीच में ये प्रॉपर्टी भी यूज करनी पड़ती है। तो इसकी फॉलोइंग प्रॉपर्टी कटप्पा प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है 0 to 2a इंटीग्रल ऑफ f of x dx is actually 2 times 0 to a इंटीग्रल ऑफ f of x dx। ये बट होगा कब? होगा ये तभी when f of 2a minus x is equal to f of x। ये तब होगा जब f of 2a minus x जो है वो f of x के इक्वल है बच्चों, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपकी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। बट सबसे रिलायबल, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम माय साइड इज दिस वन। तो ये हो गए आपकी 6 प्रॉपर्टीज। नाउ इफ वी मूव अहेड, तो देखिए 7th प्रॉपर्टी फिर आपकी, अब मान लीजिए कुछ पीरियोडिक फंक्शन से संबंधित, तो यहां पे अगर हमने कहा इफ f of x इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ फंडामेंटल पीरियड एस टी, पीरियोडिक फंक्शन विथ फंडामेंटल पीरियड एज कैपिटल T, ठीक है। तो देन द प्रॉपर्टी सेज, तो आपकी प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी आप ऐसे समझते हैं 0 to some natural number times t, कैपिटल स्मॉल n times t, तो n is a natural number, so 0 to n times t f of x dx can be written as n times 0 to t f of x dx। n जो है आपका बच्चों नेचुरल नंबर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। सेकेंड कैन बी, इट्स लाइक if I say t to t plus a f of x dx, so you can directly write it as 0 to a f of x dx। ये हो गए आपकी दो छोटी छोटी रिलेटेड प्रॉपर्टीज टू periodic function for any periodic function whose fundamental period we know, or at least its period we know, ठीक है। Now 8th property is for even and odd functions। तो इवन ऑड फंक्शंस तो आप लोगों को पता ही है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। तो वो होता क्या है कि -a to a f of x dx, तो देखिए ये आपका 0 हो जाएगा if f of x is an even function, if f of x is an odd function। अगर आपका ये फंक्शन ऑड है तो ये 0 हो जाएगा, बट अगर ये फंक्शन इवन है तो 2 times 0 to a f of x dx हो जाएगा। So 2 times 0 to a f of x dx if fx is an even function, ठीक है। So for like again if I give my opinion here, तो हमारा यहाँ मानना ये है कि इवन फंक्शन के लिए तो ये प्रॉपर्टी कुछ खास यूजफुल नहीं है, बिकॉज अगर आप ये इंटीग्रल सॉल्व कर पा रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ये इंटीग्रल भी सॉल्व कर पा रहे होंगे। सो दिस प्रॉपर्टी इज बेसिकली हेल्पफुल व्हेन द फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। तो जब फंक्शन आपका ऑड है तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत ही आसान बना देती है इंटीग्रेशन को, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा हिंट है इसकी लिमिट्स। लिमिट्स आप ध्यान दें -a to a है।
सिमेट्रिकल विद अपोजिट साइन, सो लाइक -2 to 2, तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि ये तो इवन ऑड लग सकता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए 1 से, या हमने कहा -3 से 2, अगर लिमिट है -3 से 2, तो फिर इवन ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी का यहाँ कोई पर्पस उसकी हेल्प से सॉल्व नहीं होगा। तो इस प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी हिंट बच्चों इसकी लिमिट्स हैं -a से a, ठीक है। तो ये 7-8 प्रॉपर्टीज हो गई। अच्छा, अब एट लास्ट 2-3 चीजें और एक्स्ट्रा समझ लेते हैं, लाइक इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज को भी समझ लेते हैं, विच हेल्प अस इन द एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सी, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इज समथिंग एल्स एंड इट्स एस्टिमेशन इज समथिंग एल्स। इवैल्यूएशन का मतलब ये हुआ कि आप वैल्यू एग्जैक्टली निकाल पा रहे होंगे। एस्टिमेशन शब्द हम लोग तब प्रयोग करते हैं बच्चों जब हमें पता है हम वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ ये शायद निकाल पाए कि वो जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो कहां से लेकर कहां तक हो सकता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां जा सकती है, मिनिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है। सो दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड विद द टर्म लाइक एस्टिमेशन, ठीक है। तो एस्टिमेशन में इनइक्वालिटीज आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो चलिए इसके लिए फिर हम 9th प्रॉपर्टी लिखते हैं, आफ्टर 8 कम्स 9। तो 9th प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ f of x, g of x and h of x are all continuous functions and such that g of x lie between h of x and f of x, then integral of g of x. So if I write that integral of a to b g of x dx will also lie between the integral from a to b of h of x dx and will be greater than equal to integral from a to b of f of x dx, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी देखिए, ये जो है ये एक्चुअली ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। अगर आप इस तरह की इनइक्वालिटी पे डिफरेंशिएशन लगा दे, दैट वोंट बी वैलिड। If fx is less than gx, that doesn't mean कि derivative of fx will be less than derivative of gx. Differentiation जो as a mathematical operator is not valid over any statement which is an inequality statement. Inequality statement पे differentiation as an operator won't work, but definite integral as an operator will definitely work. तो अगर फंक्शन दूसरे फंक्शन से छोटा है तो उसका डेफिनेट इंटीग्रल भी उससे छोटा होगा बच्चों। ये एक हो गया। और एक और अगर हम यहां प्रॉपर्टी लिखें वो ये है कि आपका अगर कोई फंक्शन है फ्रॉम a टू b f of x dx, तो इसका जो ये जो इंटीग्रल है बच्चों, दैट विल ऑलवेज लाई बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x into b minus a and the minimum value of f of x into b minus a। तो ये भी एस्टिमेशन में आपको हेल्प करेगा बच्चों, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, जो भी आपका इंटीग्रेंड है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इनटू b माइनस a के बीच में आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये 10 प्रॉपर्टी हो गई। एंड एट लास्ट इफ यू ट्राई टू इंटरप्रेट our like geometrical interpretation, so if we try to know the geometrical interpretation of definite integral, so how do we interpret definite integral geometrically or on the coordinate plane? तो देखिए होता क्या है कि आपकी ये जो definite integral लिखा जा रहा है बच्चों, this actually represents the algebraic sum of all the region of the area of all the regions. So it represents algebraic sum of area of all regions bounded by the curve of y is equal to f of x, x-axis, and the vertical lines, or we call it ordinates, and the vertical lines x is equal to a and x is equal to b. So algebraic sum of the area of all the regions. Now why do we use the term algebraic sum? यहाँ पे हम लोग algebraic sum जैसा शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं, तो उसका कारण ये है, मान लीजिए ये आपका कुछ ऐसे फंक्शन है, उसका कर्व है। So this, let us assume this to be the curve of y is equal to f of x, and if this is one,
vertical line, this is another vertical line. So if I call it x is equal to a and I call it x is equal to b, तो देखिए region bounded by what, the curve, the x axis and these two vertical line. तो वो region कौन कौन से हो गए, एक region आपका ये हो गया, एक region आपका ये हो गया और एक region आपका ये हो गया. अब यहां पे देखिए algebraic sum जो शब्द है, why do we use that word algebraic sum? The reason is the region that lie above the x-axis, I call it A1 and this as A2, they are positive, and the region which lie below the x-axis, I call it A3, is negative. ठीक है, तो आप as it is, तो हम जो निगेटिव रीजन वाला है उसका एरिया जिसका निगेटिव हम अज्यूम कर रहे हैं, और जो रीजन आपके एक्स एक्सिस के ऊपर है वी अज्यूम देयर एरिया टू बी पॉजिटिव. दैट्स व्हाट द कन्वेंशन इज. ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पे हम उन्हें एज इट इज विद साइन ऐड कर रहे हैं इसलिए हम उन्हें कहते हैं अलजेब्राइक सम. इसीलिए आपकी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, हो सकता है पॉजिटिव एरिया और निगेटिव एरिया कैंसिल आउट हो जाए, इसीलिए उसकी वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है बच्चों. ठीक है, तो दैट डजंट गिव अस दिस डेफिनेट इंटीग्रल, एक्चुअली डजंट गिव अस द एब्सोल्यूट एरिया of the region bounded by curve, the ordinates and the x-axis. Rather, it gives us the sum, algebraic sum of the area of all such region. ठीक है, तो उसका कारण यह है कि निगेटिव वाला जो नीचे वाला रीजन है उसे हम निगेटिव मानते हैं, जो ऊपर वाला रीजन है बच्चों उसे हम पॉजिटिव अज्यूम करते हैं. सो दैट्स योर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे हमारे लिए, वो है एग्जाम्पल्स. ठीक है, सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसकी हेल्प से वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई दीज प्रॉपर्टीज. कैसे हमें समझ में आएगा, ये देख पाएंगे कि विच प्रॉपर्टी इज टू बी अप्लाइड इन सच पर्टिकुलर क्वेश्चंस इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट विद वन क्वेश्चन ऑन इनइक्वालिटी. सबसे पहले एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन करते हैं. तो क्वेश्चन ये है कि अगर हमने आपसे कहा लेट आई बी, सो आई एम डिफाइनिंग डेफिनेट इंटीग्रल एज कैपिटल आई, और डेफिनेट इंटीग्रल हमने मान लिया 0 से √3, ये इसकी लिमिट है, ऑफ ln ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x. देन द ऑप्शंस आर, देन i इज, तो देखिए यहां चार ऑप्शंस मान लीजिए आपको दिए हुए हैं कि i इज लेस देन, so it's less than ln of 1 plus pi by 3 times √3. Second option is it's greater than 0. Third option is it's always like is always negative, the value is always negative. And the fourth is like anything, none of these can't say, can't be determined, तो लिख लेते हैं can't say. We can't say anything. Like क्या हो सकता है इनमें से, मतलब यह है कि हम एस्टिमेट भी नहीं कर पा रहे हैं, हम इवैल्यूएट भी नहीं कर पा रहे हैं. अब देखिए ये जो इंटीग्रल हमने आपके सामने इंटीग्रैंड लिखा है, क्या वो इंटीग्रेबल टाइप का आपको दिख रहा है? क्या आपको ऐसा कोई फॉर्म याद आ रहा है जिसको हम लगाएं और खट से इंटीग्रेट हो जाए? ठीक है, तो हाईली अनलाइकली, बहुत मुश्किल है कि हम इसे इंटीग्रेट. देखिए इंटीग्रल की एक समस्या है बच्चों, डिफरेंशिएशन में यू राइट एनीथिंग वी आर एबल टू डिफरेंशिएट इट, बट इंटीग्रेशन इज लाइक सर्चिंग फॉर अ फंक्शन. जब हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो वो जो प्रोसेस है आप उसको ऐसे समझे, वो कंसेप्चुअल प्रोसेस नहीं है बच्चों. ठीक है, वो फर्स्ट प्रिंसिपल से गवर्न नहीं होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल. तो इंडेफिनिट इंटीग्रल का प्रोसेस का मतलब आप ये जैसा हम लोगों ने वहां डिस्कस भी किया है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वो ढूंढने का प्रोसेस है. तो ढूंढने की में समस्या ये है कि अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वी कांट से, वी वोंट से कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये देखिए इंटीग्रेबल नहीं है. द पॉइंट इज, ठीक है, इंटीग्रेबल हो सकता है बट हो सकता है हम अभी आज यहाँ नहीं कर पा रहे हो, तो ये एक चीज याद रखिएगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे बात ये है, एंड लुकिंग एट द ऑप्शन, कहीं पे भी नहीं कहा गया कि आई की वैल्यू क्या है. देखिए सारे ऑप्शन जो है वो एस्टिमेशन पे हैं कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है, या ये हमेशा निगेटिव आएगा. इट्स ऑल लाइक एस्टिमेशन. सारे ऑप्शंस आपको खुद हिंट दे रहे हैं कि एस्टिमेशन की बात है, और जब एस्टिमेशन की बात है तो फिर हमें इनइक्वालिटी पे जाना है, ये समझना है हमें. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट. तो दैट्स व्हाट आई सेड कि एग्जांपल से हम समझेंगे कि कब कहां क्या यूज करना है बच्चों. ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन हमें बता रहा है कि एस्टिमेशन का क्वेश्चन है, ना कि इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है.
अब देखिए तो एस्टिमेशन कैसे, तो अब बहुत सारी चीजें हम या फंक्शन ढूंढ लें जो कि इंटीग्रेबल हो और जिनके बीच में ये फंक्शन लाई कर रहा हो, ये पहला पॉइंट। ठीक है, तो अब वो फंक्शन ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बट वो इंटीग्रेबल हो वो भी किया जा सकता है, बट इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले आप ये देखिए कि आसान क्या है बात एस्टिमेशन की, हमारे लिए उन दो इनइक्वालिटी में आसान क्या है। तो देखिए यहां पे आप ये देख पा रहे हैं कि ln फंक्शन जो है वो भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, tan इनवर्स x, और चूंकि उसकी लिमिट 0 से √3 है, तो tan इनवर्स x तो थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, लिमिट भी चूंकि पॉजिटिव साइड पे है तो ये कभी डोमेन की भी प्रॉब्लम आने वाली भी नहीं है, तो ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपका ln ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x, ये फंक्शन आपका थ्रू आउट इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब एज आई सेड, तो पहले ये जज कर लेना चाहिए कि एस्टिमेशन किस तरीके से आसान होगा। तो चूंकि ये फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम वैल्यू कहां पे, तो हमें यहां पे मिनिमम ऑफ f ऑफ x, तो मिनिमम ऑफ ln ऑफ 1 plus tan inverse of x, we will get minimum at the left end of the interval and the left end of the interval is 0। तो 0 जब रखेंगे तो ln 1 आ जाएगा which is 0, तो मिनिमम वैल्यू तो हो गई देखिए 0। इसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू की यदि हम यहां पे बात करें तो मैक्सिमम ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x, so how much is the maximum value here, तो मैक्सिमम वैल्यू है जब हम x का जो राइट एंड ऑफ द इंटरवल है इंक्रीजिंग फंक्शन है वो √3 है, tan इनवर्स ऑफ √3 is π/3, so it's ln of 1 plus π/3। ठीक है, नाउ लुक एट द ऑप्शंस, मिनिमम वैल्यू इज 0, दैट मींस इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा देखिए ये जो है ये इसकी तरफ भी जाता दिख रहा है, तो लेस देन ln ऑफ 1 प्लस π/3, और चूंकि आपके पास ln 1 प्लस π/3 आ गया, तो अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम दैट इनइक्वालिटी दैट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to √3 ऑफ ln ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ x with respect to x is less than equal to the maximum value which is ln of 1 plus π/3 into b minus a। Now b minus a is √3 here, तो into √3, तो ये आ गया आपका राइट साइड का इसकी लिमिट, और लेफ्ट साइड पे आ जाएगा इसकी मिनिमम वैल्यू विच इज 0, और हो गई कहानी खत्म। So that means from estimation we came to know about it like this। ठीक है, तो see as I said कि पहले दोनों में से एस्टिमेशन में क्या लगाना है, ये पहले आप थोड़ा सा टाइम देंगे, फंक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, इंटीग्रेंड को, आपको समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम निकालना ज्यादा आसान है या वो दो फंक्शन ढूंढ लेना फिर उनका इंटीग्रल हमें पता हो, वो ज्यादा आसान है। जो आसान है पहले हम डेफिनेटली उसी पे ट्राई करेंगे। एंड वी शुड ऑलवेज कीप अ लुक ऑन द ऑप्शन। जब आपके सामने एक MCQ है तो ये याद रखिए, ऑप्शंस कई बार खुद बोलते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है। तो व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन हैव अ कीन लुक ऑन द ऑप्शंस, आपको ऑप्शंस पर बहुत ध्यान रखना होगा बच्चों। ठीक है, सो दैट वाज फर्स्ट एग्जांपल। नाउ लेट अस मूव अहेड फॉर द फर्दर मोर एग्जांपल्स बच्चों। तो फॉलोइंग एग्जांपल्स आर नाउ इन फ्रंट ऑफ यू। जो सेकंड एग्जांपल है बच्चों वो है आपको इंटीग्रेट करना है, जहां पे जो बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, दैट रिप्रेजेंट योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जो e रेज टू द पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो हमें याद रखना होगा कि वी नो दैट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज एक्चुअली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड विच इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ये अपना एक पीरियोडिक फंक्शन है विद फंडामेंटल पीरियड एज 1। याद है ना बच्चों, जिसका फंडामेंटल पीरियड यहाँ पे 1 होता है। ये एक बात हुई। अब उसी के साथ साथ sin of 2πx, now this is also a periodic function with fundamental period as, remember the properties of periodic function। तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना होगा, तो t/2π, तो बोले तो 2π/2π which is 1। And again from the property of periodic functions we can say that since non-periodic of periodic function is a periodic function, hence greatest integer of, तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं this imply greatest integer of sin 2πx
यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वी नो इट्स अ नॉन पीरियोडिक फंक्शन एंड साइन ऑफ 2 पाई एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, hence greatest integer of sin 2 pi x is a periodic function with fundamental period same as that of sin 2 pi x. तो ये दोनों फंक्शन आपके न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के बोथ आर पीरियोडिक फंक्शन विद द सेम फंडामेंटल पीरियड एज 1. नाउ यूजिंग दैट प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक फंक्शन की अगर प्रॉपर्टी यूज करें तो हम इस इंटीग्रल को, सो लेट अस कॉल दिस इंटीग्रल एज i, सो वी कैन राइट दिस इंटीग्रल फॉर i एज, तो हम इस इंटीग्रल को i लिख सकते हैं 0 to 10 into 1, isn't that n times the fundamental period, and this is greatest integer of sin 2 pi x over e raised to the power fractional part of x dx. Now using the property we can write it as 10 times 0 to 1. तो देखिए ये एक चीज हो गई, 0 to 1 integral of greatest integer of sin 2 pi x over e raised to the power fractional part of x dx. ठीक है, अब पहली चीज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को क्या हम लोग यहाँ पे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वी नो इज नथिंग बट एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इजंट दैट, और जैसे जैसे एज एक्स लाई बिटवीन 0 to 1 हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बच्चों, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 0 हो जाता है. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 1 के बीच में कितना होगा, सो इट्स सिंपली ई रेज टू द पावर एक्स. तो यहाँ पे e raised to the power fractional part of x की जगह simply you will get e raised to the power x because fractional part of x is x when x lie between 0 to 1. तो इस प्रॉपर्टी को जब हम यूज करेंगे तो हम इंटीग्रल को लिख सकते हैं, our integral is nothing but 10 times 0 to 1 greatest integer of sine of 2 pi x over e raised to the power x. तो देखिए ये समस्या समाप्त हुई. अब 0 से 1 के बीच में साइन जो है आपका, वो चूंकि फंडामेंटल पीरियड है साइन का, तो वो सब पूरा एक कवर करेगा, पूरी आपका क्वाड्रेंट कवर करेगा, सारे क्वाड्रेंट कवर करेगा. ठीक है, तो अब समझिए कैसे, 0 से लेकर हाफ तक आपकी जो वैल्यू जाएगी वो जाएगी आपकी लाइक इट विल कवर द टॉप हाफ ऑफ द प्लेन, दैट मींस फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि जब आप x की जगह हाफ रखेंगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, पाई आएगी. तो 0 से लेकर हाफ तक साइन है, साइन 0 से लेकर साइन पाई, और हाफ से लेकर 1 तक वो हो जाएगा साइन पाई से लेकर साइन 2 पाई. लेकिन 0 से हाफ के बीच में जो साइन की वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में है, और 0 से 1 के बीच में है, इसका मतलब ये हुआ उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 0 से हाफ पर इसको अगर हम चाहें तो वी कैन ब्रेक इट एज 10 टाइम्स 0 to half greatest integer of sin 2 pi x over e raised to the power x dx plus half to 1 again greatest integer of sin 2 pi x over e raised to the power x with respect to x. ठीक है, ये हम ब्रेक कर सकते हैं. अब 0 से हाफ में ये हमेशा 0 है, क्योंकि sin 2 pi x जो है वो 0 से 1 के बीच में एक पॉइंट पे 1 है. तो डेफिनेट इंटीग्रल चूंकि एक तरह से एरिया ही रिप्रेजेंट करता है, अलजेब्राइक एरिया भी समझ ले, लेकिन एरिया है. एरिया में क्या होता है कि अगर एक पॉइंट पे वैल्यू का कोई डिफरेंस है तो पॉइंट के लिए आपका लाइन आएगी और लाइन हैज नो एरिया. ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे 1/4 रखने पे साइन 1 होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, सिर्फ एक पॉइंट पे एरिया 0 होता है, तो उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है यहाँ पे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो यहाँ पे नाउ आई कैन राइट i एज 10 टाइम्स, ये आ गया, और हाफ से लेकर 1 तक जो साइन है वो साइन पाई से 2 पाई जा रहा है, साइन निगेटिव है, मतलब -1 से 0 के बीच में उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा बच्चों. तो ये हो जाएगा हाफ से लेकर 1 -1 अपॉन e रेज टू द पावर x dx. नाउ आई कैन राइट इट एज -10 टाइम्स हाफ टू 1 e रेज टू द पावर -x dx. सो इट्स इंटीग्रल इज सिंपली e रेज टू द पावर -x. ठीक है, माइनस माइनस आपका जब इसका आप इंटीग्रेट करेंगे तो वो माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा व्हेन x गोज फ्रॉम हाफ टू 1 एंड इनटू द 10 टाइम्स. ठीक है, नाउ व्हाट इज द आंसर, तो आंसर आपका क्या आया, तो आपका आंसर आ गया 10 टाइम्स
हाई अपर लिमिट रखेंगे तो e रेज टू द पावर -1 और फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो -e रेज टू द पावर -12. So that gives you the answer for this question. ठीक है, so देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगर डेफिनेट इंटीग्रल का देखें तो पीरियोडिक फंक्शन पे बेस्ड ये क्वेश्चन था बच्चों. उसके साथ साथ फिर जब पीरियोडिक फंक्शन है तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमें याद आनी चाहिए. ठीक है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर भी यहाँ पे इन्वॉल्व था, इसलिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, सो दैट वाज अनदर एग्जांपल. अब अगली एग्जांपल पे चलते हैं जो अगली प्रॉपर्टी पे आधारित है. ये है क्वेश्चन आपका और ये 2019 का मेंस का क्वेश्चन है बच्चों. ये मेंस का 2019 का क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, g ऑफ x दिया है, f ऑफ x दिया है, आपको इंटीग्रल चाहिए g ऑफ f ऑफ x का. तो सबसे पहले यहां पे हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं व्हाट इज g ऑफ f ऑफ x. तो फ्रॉम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वी नो that this is ln of f of x and what is f of x? So it's ln of 2 minus x cos x over 2 plus x cos x. तो ये हो गया आपका इंटीग्रेंड. सो देयरफॉर आपका जो इंटीग्रल है वो है आप -π/4 to π/4 बच्चों. ये लिमिट्स तो वही रहेंगी और g of f of x is nothing but ln of 2 minus x cos x over 2 plus x cos x. Isn't that? ये हो गया आपका इंटीग्रेंड. ठीक है, अब फिर से वही बात, क्योंकि आपकी जो लिमिट है वो आप देखिए सिमेट्रिकल है -π/4 से π/4. सबसे पहले दिमाग में इवन ऑड फंक्शन आना चाहिए. तो वी नीड टू चेक whether this function is even or odd. अगर ये कहीं ऑड फंक्शन हो जाए, देखिए मेंस का क्वेश्चन है बच्चों, अगर ये कहीं फंक्शन ऑड हो जाए तो ये आंसर 0 हो जाएगा. कुछ भी इवैल्यूएट नहीं करना होगा, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता. इवन हुआ तो एज आई से तो फिर आपको पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा ही पड़ेगा. देयर इज नो अदर लाइक चांस फॉर इट, और कोई तरीका है नहीं अपने पास. नाउ हाउ डू वी चेक वेदर अ फंक्शन इज एन इवन और ऑड फंक्शन? तो उसका तरीका ये है कि अगर हम यहाँ पे लेट h ऑफ x, हम h ऑफ x को ये फंक्शन मान लें ln of 2 minus x cos x over 2 plus x cos x. So if I assume this to be some function h of x, then how do we confirm or check whether the given function is an even or an odd function? तो तरीका सिंपल है, replace x by minus x. तो क्या आ जाएगा, ln of 2 माइनस की जगह हो जाएगा ये प्लस, और cos of minus x is same as cos x बच्चों. तो x times cos x over 2 minus x times cos x. ये आ गया आपका. ठीक है, नाउ कैन वी राइट इट एज, सो कैन वी राइट इट दिस थिंग एज ln ऑफ इट्स इसको रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखें तो 2 minus x cos x over 2 plus x cos x whole raised to the power -1 within ln. ये लिख सकते हैं कि नहीं भाई? अगर हम इसे t मान लें तो इसे 1/t का इनवर्स इन द सेंस रेसिप्रोकल लिख सकते हैं. ठीक है, अब ln की प्रॉपर्टी ये कहती है कि माइनस का जो साइन है बाहर आ जाएगा, और देखिए ये क्या आया, ये आ गया आपका h ऑफ x वापस से, बट विद निगेटिव साइन. सो दिस इज नथिंग बट -h ऑफ x. और देखिए जेईई मेंस का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आसपास का ही क्वेश्चन है. तो what we got that h of x is an odd function, hence the integral from -π/4 to π/4 of whatever the function was, ये आपका डायरेक्ट 0 हो जाता है. and that's the beauty of this question. ठीक है, ये इस प्रश्न की सुंदरता है बच्चों. मेंस का क्वेश्चन है, सी हाउ मच इजी इट इज. तो अगर हमें प्रॉपर्टीज पता है और अगर हम देख के समझ पा रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी लगा लें, तो फिर आप मानिए आपके लिए प्रश्न करना बहुत सरल, सुगम, सुलभ हो जाएगा बच्चों. इट विल बी अ वेरी सिंपल टास्क फॉर ऑल ऑफ यू.